आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर विकासनगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सेलाकुई पहुंचे, जहां सेलाकुई डिक्सन कंपनी की नई ब्रांच का शुभारंभ किया गया। कंपनी में वॉशिंग मशीन बनाने का कार्य शुरू हुआ। कंपनी से स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर डिक्सन कंपनी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। भाई बहन है काम करना चाहते हैं या जिसकी वहां पर जरूरत है, जिसके लिए कोई स्किल्ड है और स्किल्ड नहीं है तो उनको स्किल्ड करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का वेंचर फंड भी तैयार हम कर रहे हैं। इससे जो हमारे युवा उद्यमी है उनको सरकारी स्तर पर काम करने के लिए फंड उपलब्ध हो सकेगा। हमने मुख्यमंत्री उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का हाल किसी से छुपा नहीं है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला दर्द से तड़प रही है और इस दर्द के मसीहा दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। गजब की बात यह है कि इस जिम्मेदार महकमे के जिम्मेदार मंत्री पत्रकारों को नसीहत देने के साथ ही उनको अपने विभाग की खूबियां बताने और इस लचर व्यवस्था को देखने का प्रपोजल दे रहे हैं। सुबह से स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत मीडिया से ये कह रहे हैं कि पहाड़ों में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए आप लोगों को पहाड़ ले जाऊंगा और दिखाऊंगा कि हमने विभाग को कितना बेहतर बना दिया। बता दें कि देहरादून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दर्द में महिला तड़पती हुई है और उसका एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। बता दें कि प्रदेश में सफाई स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से महिला दर्द के कारण तड़प रही है, लेकिन दूर दूर तक कोई मसीहा इस हॉस्पिटल में नजर नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि देहरादून में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। एक बार आप सब लोगों को मैं पहाड़ के दौरे में भेजने वाला हूँ और अब डॉक्टरों की कहीं भी समस्या। अभी मार्च के महीने लगभग 500 डॉक्टरों की नियुक्ति हम और करने जा रहे हैं। अब डॉक्टरों की समस्याएं खत्म हो गई हैं। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से अब हर साल 1.25 लाख डॉक्टरों की नियुक्ति होती है। अब यह है कि जो पीजी वाले बच्चे हमारे वो भी अब हर साल लगभग 50,000 से ज्यादा बच्चे पीजी करके आ रहे हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जो कमी थी वो भी धीरे धीरे अब कमी होती जा रही है और उस कमी को राज्य सरकार ने अभी कर दिया है कि हम डॉक्टरों की तनख्वाह भी बढ़ा रहे हैं। पीजी के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन के अनुरूप प्रदेश में आगामी 4 धाम यात्रा को श्रद्धालुओं के लिए सहज, सुगम, सुखद और सुरक्षित बनाने के लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने यात्रा मार्ग पर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तैयार करने के लिए सभी विभागों को 2 महीने के हेडलाइन दी है। और बता दें कि संयुक्त टीमों द्वारा गत वर्षों में यात्रा सीजन के दौरान सड़क दुर्घटनाओं का डेथ ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आगामी 4 धाम यात्रा को कैजुअलिटी फ्री यात्रा बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं हेली सर्विसेज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फर्जीवाड़े की घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हेली सेवाओं की बुकिंग केवल IRCTC के माध्यम से करने की अपील की है। वहीं साइबर क्रिमिनल्स पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें, यात्रा के दौरान प्लास्टिक के बोतलों के उपयोग को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से बाय बैग बोतल
पहल को पूरे तरह यात्रा मार्ग पर लागू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि मुख्य सचिव ने कमान संभाली है। देहरादून की तस्वीरें हैं। कैजुअलिटी फ्री यात्रा के निर्देश दिए हैं। चारधाम यात्रा सुगम होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़ी कैंट स्थित पर्यटन विकास परिषद में महासू मास्टर प्लान, कर्माश्रम और योग महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बीच सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जा रहा है और जिसके लिए पर्याप्त योगाचारों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार योग महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे और लोगों को योग करो निरोग रहो विषय में बताया जाएगा और इसी के साथ प्रशिक्षण भी दी जाएगी। और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफी लोग इसमें शरीक होते हैं क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद फिर हम लोग चारधाम की तैयारियां करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसके साथ साथ उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर हम काफी लोगों को बुला रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे चुके हैं और वर्तमान में युवा भी सरकारी नौकरी की तरफ न भागते हुए स्वावलंबी बन स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। कुछ इसी तरह मत्स्य पालन के जरिए स्वरोजगार से जुड़ रहे देवांगाल विकासखंड के दूर जिन्होंने सहायता समूह के जरिए स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कदम बढ़ाया और पिंडर घाटी के अलग अलग गांव से समूह के सदस्य रमेश गढ़िया, किशन गढ़िया, बलवंत गढ़िया ने मत्स्य विभाग की सहायता से मत्स्य पालन को स्वरोजगार के रूप में अपनाया है। पहले तो मैं रमेश गढ़िया जी को, बलवंत गढ़िया जी को और किशन गढ़िया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र में इस प्रकार की पहल की है और निश्चित रूप से ये पहल बहुत सारे हमारे युवाओं को स्वरोजगार की तरफ आकर्षित भी करेगी, कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा भी मिलेगी कि इस प्रकार का। और मैं विभाग का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की पहल करके पिंडर घाटी क्षेत्र में उन्होंने ये जो यहाँ पर इस प्रकार का 27 तालाब यहाँ पर बने हुए हैं और बहुत अच्छी लोकेशन है, पानी बहुत अच्छा है। मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में ये कहीं ना कहीं देवाल क्षेत्र ही नहीं जनपद चमोली के लिए एक मिसाल बनेगी। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए।
2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा के पास कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र में गुलदार का आतंक देखने को मिला है। गुलदार के 5 अलग अलग हमलों से 5 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल गुलदार का पहला हमला कीर्तिनगर के नेथाना के पास हुआ और जहां जंगल से घास लेकर और लकड़ी लेकर आ रही सुमित्रा देवी और मेघना पर बता दें गुलदार ने पहला हमला किया और दोनों महिलाओं को घायल कर दिया। महिलाओं के शोर मचाने पर गुलदार जंगल की ओर भाग गया, जिसके 20 मिनट के बाद ही 500 मीटर की दूरी पर मवेशियों के लिए घास बांध रही संपत्ति देवी पर बता दें गुलदार ने हमला कर उसे भी जख्मी कर दिया। वहीं डांग गांव में गुलदार ने मंदिर में रह रही सन्यासिनी बसंतगिरी पर भी हमला किया। गुलदार के अलग अलग हमले में 5 घायल महिलाओं को बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैंने स्वयं आके अभी इमरजेंसी में निरीक्षण किया है, तो पता चला है कि कीर्तिनगर ब्लॉक के नथाना क्षेत्र से 2 महिलाएं हमारे इमरजेंसी में आ चुकी हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हाथ में थोड़ी थोड़ी चोट आई है और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। हालत स्थिर है दोनों की। तीसरी महिला को भी लाया जा रहा है? जी हाँ, संज्ञान में आ रहा है कि तीसरी महिला को भी अटैक कर दिया गया है और वो भी आने वाली, तो हमारी पूरी टीम तैयार है उसके लिए। मेरे पास में ही ग्राम सभा मैथाना है, वहाँ पर ऊपर एक पानी का टैंक है हमारा, वहाँ पर ये हमारी बहनें वहाँ पे जंगल में घास काटने जा रही थी। वो घास लेके घर आ रही थी, उन पे बाघ ने हमला कर। हमने कई बार वन विभाग को उसकी सूचना दे रखी है, पर उनके द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी शासन द्वारा को सूचना दे दी गई है। मैं यहाँ पे गुलदार का हमला हो गया है और आप लोग अलाउटमेंट करवा दें, कोई और क्षति ना हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लुकास टीवीएस मजदूर संघ पंतनगर उत्तराखंड का अनिश्चितकालीन धरना 84वें दिन भी गांधी पार्क रुद्रपुर में जारी रहा। लुकास टीवीएस मजदूर संघ ने कहा कि हमें कंपनी प्रबंधक द्वारा आज तक गुमराह किया गया, लेकिन अब गुमराह नहीं होने वाले हैं। और साथ ही बता दें कि श्रम विभाग पर भी आरोप लगाए गए हैं। साथ ही संगठन समर्थन में दीपेंद्र भट्ट जिला मंत्री, भारतीय मजदूर संघ, मुकुल मजदूर सहयोग केंद्र, राजेंद्र कुमार, डेना इंडिया श्रमिक संघ और गंगा बता दें कि यूनियन द्वारा हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया गया। वहीं श्रम आयुक्त ने कहा कि जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। बता दें कि रुद्रपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर श्रम विभाग पर कई आरोप लगे हैं और लुकास टीवीएस मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और 84वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। श्रम विभाग पर कई आरोप लगे हैं। लुकास टीवीएस मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन जारी, 84वें दिन भी लगातार प्रदर्शन जारी है। लुकास टीवीएस मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन जारी।
सर हमारी पिछले 26/10/2023 से धरने पर बैठे हैं। आज हमें लगभग 84 दिन यहाँ बैठे हो गए, लेकिन यहाँ श्रम विभाग कोई भी सुध लेने को नहीं तैयार है। और यहाँ मेरा विशेषकर उत्तराखंड सरकार से भी मांग है कि यहाँ सक्षम अधिकारी बिठाया जाए। हमारे सहायक शर्मायुक्त के पास 2 साल तक कोई पावर ही नहीं है उनके पास। वो कहते हैं मेरे पास कुछ अधिकारी नहीं है, न वो पेमेंट बेसिस का देख पा रहे हैं, न बोनस का देख पा रहे हैं और न वार्ताएं करा पा रहे हैं। केवल उनका काम वो इसलिए बिठा रहे हैं कि यहाँ से कोर्ट ट्रांसफर करने के। जो कंपनी का मामला है ये क्या का मांग है? हमारा लुकास टीवीएस मजदूर संघ। सर्वप्रथम तो ये प्रकरण टीवीएस ल्यूकास का है और ल्यूकास के संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि जो श्रमिकों से जुड़े मसले पर ये पूर्व में भी उच्च न्यायालय गए हैं और उच्च न्यायालय द्वारा जो है ये पुनः मामला हमारे पास गुण दोष के आधार पर सुनने के लिए कहा गया है और अभी भी इस प्रक्रिया में इस पूरे प्रकरण पर सुनवाई की गतिमान है। दूसरा, धरना प्रदर्शन जो इनके द्वारा पहले कार्यालय में किया जा रहा था उसके संबंध में इनको भी पहले पत्राचार किया जा चुका है, क्योंकि कार्यवाही वर्तमान में जो है सुनवाई के अंतर्गत है, सरांदन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत है। श्रम विभाग पर कई गंभीर आरोप लगे हैं और साथ ही बता दें कि लुकास टीवीएस मजदूर संघ का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और देख सकते हैं कि 84वें दिन भी लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। श्रम विभाग पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से सचिवालय में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने भेंट की और नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कहा कि गुरुद्वारा ट्रस्ट 25 मई 2024 को हेमकुंड साहिब यात्रा का शुभारंभ किया जाना है और 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद किए जाने की तारीख घोषित कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा इस पर सहमति दी गई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रशासन द्वारा इस दिशा में पूर्ण सहयोग किया जाएगा।
आज मुझे बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित करना है कि आज श्रीमती राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार से मुलाकात कर विचार विमर्श कर हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया है कि यात्रा 2024 इस वर्ष 25 मई से प्रारंभ होगी एवं 10 अक्टूबर को इसकी समाप्ति होगी। मैं दोहराता हूं कि कपाट 25 मई 2024 को खुलेंगे और 10 अक्टूबर 2024 को बंद होंगे। आप सभी से निवेदन है कि इन तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा का तैयारी करें। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा 5 लोकसभा सीटों पर 5 दिन प्रवास करेंगे और इस दौरान जिला ब्लॉक और बूथ कमेटियों के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे। कार्यकर्ताओं को बूथ मजबूत करने के निर्देश देंगे और कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के दौरे के बाद अब पार्टी अध्यक्ष करण माहरा पार्टी की तैयारियों को परखेंगे और इसके लिए हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, नैनीताल लोकसभा क्षेत्रों में 5 दिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें चुनावी तैयारियों पर कार्यकर्ताओं को फीडबैक लेने के साथ कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि चुनाव में जीत के लिए पार्टी का प्रत्येक बूथ को मजबूत करने पर फोकस है, जिसके लिए बूथ स्तर पर संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, संगठनात्मक काम है। मेरे को अपने मंडलम के लोगों से बात करनी है, बूथ के अध्यक्ष कनु से, बीएलए से बात करनी है और वहां के सीनियर लीडर्स के साथ मिलके किस तरीके से हम अपना तारतम्य बैठाएंगे, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन करेंगे, इन सभी विषयों पर बात होगी। और हर लोकसभा में लगभग 5 दिन मैं लगाऊंगा और मुझे लगता है कि उससे हम अपनी धार को और तेज कर पाएंगे। देहरादून में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि देहरादून में 73 वर्षीय व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है, जिसका इलाज दून अस्पताल में 12 फरवरी से चल रहा है, जिसको लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने बताया कि व्यक्ति ट्रैफिक एरा अस्पताल से दून अस्पताल लाए गए थे और अभी वे वेंटिलेटर पर हैं। 73 साल के हैं और ये ग्राफिक एरा से हमारे पास रेफर होकर आए थे वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए। अभी वेंटिलेटर पे हैं। इनको कोविड के अलावा भी और बहुत सारी कोमोर्बिडिटीज हैं, जैसे इनको ब्रोंकियल एस्मा है, हाइपरटेंशन है, लंग कोलैप्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो और वेंटिलेटर पे हैं। तो स्थिति तो फिलहाल अभी गंभीर है और डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में आइसोलेशन वार्ड में रखा हुआ है। लेकिन अभी इसमें क्या इनमें JN1 की टेस्टिंग इसमें की गई है? JN1 की टेस्टिंग के लिए गया हुआ है ये और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी कौन सा वेरिएंट है ये। बता दें कि देहरादून में कोरोना वायरस ने फिर से एक दस्तक दी है। बता दें कि एक शख्स में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।